आज आप जिसे मिडिल ईस्ट कहते हैं, इतिहास की किताबों ने और न्यूज चैनल ने आपके दिमाग में इसकी एक इमेज बनाई है। धूल, रेगिस्तान, ऊंट और पिछड़े हुए लोग। हकीकत यह है कि जब यूरोप के लोग गुफाओं में पत्थरें रगड़कर आग जलाना सीख रहे थे और अमेरिका का तो नक्शे पर नामो निशान नहीं था, तब आज के ईरान में इंसान ने अपनी किस्मत को हैक कर लिया था। सिलिकॉन वैली से 7000 साल पहले यहीं पर इंसानियत की पहली टेक रेवोल्यूशन हुई थी। जिस गेहूं की रोटी से आज आपका पेट भरता है और जिस वाइन को आज आप क्लास का सिंबल मानते हैं, उसकी शुरुआत किसी लैब में नहीं बल्कि ईरान के पहाड़ों में हुई थी। आज हम उस भुला दिए गए इतिहास के पन्नों को पलटेंगे जो आपको बताएंगे कि हम सब किसी ना किसी तरह से ईरान से जुड़े हुए हैं। ये कहानी है प्रोटो ईरान की, इंसानियत के पालने की। यह हमारी मेगा सीरीज का दूसरा पन्ना है। आज मार्च 2026 में ईरान जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है, उस गुरूर का असली बीज इसी प्रोटो ईरान के दौर में बोया गया था। इस सीरीज को देखते हुए आप खुद महसूस करेंगे कि आज का ईरान इतना जिद्दी क्यों है। आज की दुनिया में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब एआई और इंटरनेट को देखकर हैरान होते हैं। हमें लगता है कि हम इंसान के सबसे एडवांस दौर में जी रहे हैं, लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, इंसान के इतिहास का वो कौन सा पल था जिसने हमें जानवर से इंसान बनाया। वो आग की खोज नहीं थी, वो पहिए मतलब व्हील की खोज भी नहीं थी, वो थी खेती, एग्रीकल्चर। जी हां, आज से करीबन 12,000 साल पहले इंसान सिर्फ एक हंटर था। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, सुबह उठो, शिकार करो, खाओ और सो जाओ। कल का खाना मिलेगा या नहीं, इसका कोई भी भरोसा नहीं था। वो कुदरत का गुलाम था। लेकिन फिर ईरान के पश्चिमी हिस्से में जैग्रोस पहाड़ में कुछ ऐसा जादुई हुआ। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि करोड़ों साल पहले ये पहाड़ कैसे बने थे। कुदरत ने इन पहाड़ों को एक नेचुरल लैब की तरह डिजाइन किया था। यहाँ की मिट्टी और यहाँ का मौसम इंसान के लिए एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंट का मौका था। यहाँ पर इंसान ने पहली बार जमीन में बीज डाला। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये उस वक्त का मून लैंडिंग मूवमेंट था। जब उसने देखा कि उन बीज से पौधा निकल रहा है, तो उसे लगा कि उसने भगवान का कोड क्रैक कर लिया है। इंसान ने गेहूं और जौ को प्रोग्राम करना सीख लिया था। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये सिविलाइजेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम था। क्यों? क्योंकि जब आपके पास में खाना स्टोर होता है तो आपको रोज शिकार पर भागना नहीं पड़ता है। आपके पास वक्त होता है, सोचने का वक्त, घर बनाने का वक्त, कपड़े बनाने का वक्त और समाज बनाने का वक्त। यही वो फ्री टाइम था जिसने आर्ट, साइंस और फिलॉसफी को जन्म दिया। सोचिए, जिसे दुनिया आज रेगिस्तान समझती है, हकीकत में दुनिया की पहली स्मार्ट सिटी और इनोवेशन हब की नींव यहीं पर पड़ी थी। जैग्रोस के ये पहाड़ उस दौर में सिलिकॉन वैली से कम नहीं थे। यहाँ पर जो जेनेटिकल बदलाव अनाज में किए गए, वही आज पूरी दुनिया का पेट भर रहे हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ पेट भरना इंसान की फितरत नहीं है। इंसान का दिमाग हमेशा कुछ और मांगता है, एक ऐसी चीज जो उसे इस दुनिया के दर्द, थकान और बोरियत से दूर ले जा सके। और यही वो एंट्री होती है दुनिया की पहली केमिकल इंजीनियरिंग की। एक ऐसा आविष्कार जिसने इंसान के दिमाग को हमेशा के लिए बदल दिया। आज से 7000 साल पहले, यानी जब मिस्र मतलब इजिप्ट के पिरामिड बनने शुरू भी नहीं हुए थे और यूरोप बर्फ से ढका हुआ था, तब ईरान के पश्चिमी पहाड़ों में हाजी फिरूज टेपे नाम की जगह पर कुछ लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े मटके बनाए थे। ये मटके पानी भरने के लिए नहीं थे। आज के वैज्ञानिकों ने जब इन मटकों के टुकड़ों को लैब में टेस्ट किया तो उनके होश उड़ गए। उन्हें उसमें क्या मिला? टाइट्रिक एसिड और रेजिन के निशान। आसान शब्दों में, वाइन, दुनिया की सबसे पुरानी वाइन के सबूत। अब आप कहेंगे कि तो क्या हुआ, वाइन ही तो है। जी नहीं, इसे सिर्फ नशा समझने की गलती मत कीजिएगा। ये उस जमाने की हाई टेक केमिकल इंजीनियरिंग थी। जरा प्रोसेस को समझिए आप। अंगूर को सड़ाना आसान है, लेकिन उसे वाइन बनाना और उसे सिरका मतलब विनेगर बनने से रोकना, ये असली साइंस है। उस वक्त के इंसानों ने कुदरत की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया को समझ लिया था। उन्हें पता था कि हवा मतलब ऑक्सीजन कैसे रोकना है। अगर हवा अंदर गई तो शराब खराब हो जाएगी। इसलिए उन्होंने मटकों को सील करने के लिए पिस्ता के पेड़ की गोंद का इस्तेमाल किया। यानी वो लोग 7000 साल पहले प्रिजर्वेशन की टेक्निक को
मास्टर कर चुके थे और ये वाइन पीना उस वक्त एक स्टेटस सिंबल बन गया था। अमीर लोग, राजा और पुजारी इसे पीते थे। ये समाज में ऊंच नीच का फर्क पैदा करने वाली पहली चीज बन गई थी। जो वाइन बना सकता था, जो वाइन पी सकता था, वो समाज का एलिट वर्ग था। लेकिन एक बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, ये वाइन सिर्फ पार्टियों के लिए नहीं थी, ये उस दौर की बिटकॉइन थी। जी हाँ, ये एक तरह की करेंसी थी। लोग इसके बदले अनाज खरीदते थे, इसके बदले जानवर खरीदते थे और कई बार इसके बदले वफादारी भी खरीदी जाती थी। राजा अपनी सेना को खुश रखने के लिए और पड़ोसी कबीलों से दोस्ती करने के लिए इसी लाल पानी का इस्तेमाल करते थे। तो अब समझ आया होगा आपको कि ईरान का इतिहास सिर्फ तलवारों और जंगों का नहीं है। ये वो जगह है जहां इंसान ने पहली बार केमिस्ट्री के साथ खेलना शुरू किया था, जहां उसने कुदरत के नियमों को मोड़कर अपनी खुशी और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखा था। लेकिन दोस्तों, जब आपके पास अनाज के गोदाम भर जाते हैं और मटकों का वाइन झलकने लगता है तो एक नई और बड़ी समस्या पैदा होती है, सुरक्षा, सिक्योरिटी। पड़ोसी कबीले जो अभी भी शिकार कर रहे थे, उनकी नजर अब आपकी दौलत पर थी। आपको अपनी इस एडवांस सोसाइटी को बचाने के लिए एक सिस्टम चाहिए था, एक दीवार, एक सेना और एक राजा। और यहीं से शुरुआत होती है दुनिया की पहले साम्राज्य की कहानी। एक ऐसा साम्राज्य जिसे इतिहास की किताबों ने बड़ी चालाकी से गायब कर दिया है। मेसोपोटामिया के बारे में आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। इराक का सुमेर, दुनिया की पहली सभ्यता, पहली लिखाई, पहला शहर, किताबों में यही रटाया गया है। लेकिन एक सच जो आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा, वो ये कि मेसोपोटामिया कभी अकेला नहीं था। उसका एक जुड़वा भाई भी था जो ठीक उसके बगल में पहाड़ों के उस पार फल फूल रहा था। उसका नाम था एलाम। जी हाँ, एलाम। ये आज के पश्चिमी इराक का हिस्सा था। अगर आप मैप पर देखेंगे तो जहां आज का ईरान है, वहां 5000 साल पहले एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य खड़ा हो रहा था, जिसकी अपनी राजधानी सूसा, ये शहर दुनिया के सबसे पुराने और लगातार बसने वाले शहरों में से एक है। आज भी वहां लोग रहते हैं। इनका अपना सिस्टम था, अपना धर्म, अपनी भगवान और सबसे बड़ी बात, अपनी लिखाई, प्रोटो इलामाइट स्क्रिप्ट। ये लोग सिर्फ पत्थर घिसने वाले आदिमानव नहीं थे, ये अकाउंटेंट और इंजीनियर थे जो अपने व्यापार का एक एक दाने का हिसाब रखते थे। लेकिन अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। मेसोपोटामिया, इराक के पास उपजाऊ जमीन थी, नदियां थी, खेती थी, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उनके पास लकड़ी नहीं थी, पत्थर नहीं थे और धातु नहीं था। और एलाम मतलब आज का ईरान पहाड़ों का राजा था। उसके पास तांबे और टीन की खदानें थी, जंगल थे और पत्थर भी थे। शुरू हुआ दुनिया का पहला ग्लोबल ट्रेड और साथ ही दुनिया का पहला जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। सुमेरिया को एलाम का माल चाहिए था और एलाम को सुमेरिया का अनाज। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका भी नहीं छोड़ते थे। ये रिश्ता कुछ वैसा ही था जैसा आज चीन और अमेरिका का है। व्यापार भी करते हैं और एक दूसरे से डरते भी हैं। सुमेरिया के राजाओं ने कई बार एलाम पर हमला किया। एलाम के राजाओं ने भी कई बार सुमेरिया के शहरों को लूटा। ये सिलसिला सदियों तक चलता रहा। लेकिन इस लड़ाई ने एक और चीज को जन्म दिया, डिप्लोमेसी। शादी विवाह के रिश्ते, संधियां मतलब ट्रीटी, दो अलग अलग संस्कृतियों का मिलना। एलाम के लोगों ने सुमेरिया को ईंट बनाना सिखाया, सुमेरिया के लोगों ने एलाम को धातु कला सिखाई। तो अगली बार जब आपसे कोई कहे कि सभ्यता सिर्फ इराक मतलब मेसोपोटामिया से शुरू हुई है, तो उसे याद दिलाना कि बिना एलाम मतलब आज के ईरान के संसाधनों के मेसोपोटामिया कभी खड़ा ही नहीं हो पाता। वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ दो पड़ोसियों की लड़ाई तक सीमित नहीं थी। ये जाल मतलब नेटवर्क इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। इतना बड़ा कि इसमें दुनिया को हमेशा के लिए छोटा कर दिया था। एक ऐसा जाल जिसने भारत को भी इस खेल में शामिल कर दिया था। आज हम ग्लोबलाइजेशन शब्द को बहुत मॉडर्न मानते हैं। हमें लगता है कि ये सब कुछ इंटरनेट, शिपिंग, कंटेनर और फ्लाइट्स की देन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 5000 साल पहले बिना किसी इंटरनेट के दुनिया पूरी तरह से कनेक्टेड थी? जी हाँ, उस वक्त का इंटरनेट कोई तार या वाईफाई नहीं था, वो था रास्ते, ट्रेड रूट। और रास्ते के सेंटर मतलब हब में कौन बैठा था? सही पहचाना, आज का ईरान। ईरान का नक्शा देखिए, ये सिर्फ एक देश नहीं, ये एक ब्रिज है, एक ऐसा पुल जो पूरब और पश्चिम को जोड़ता है। इधर भारत की इंडस वैली, उधर मेसोपोटामिया। इन दोनों को जोड़ने वाला धागा कौन था?
ईरान था। ईरान के रेगिस्तानों से गुजरते हुए कारवां चलते थे। ऊंटों की पीठ पर एक खास नीला पत्थर लगा होता था जिसे लेपिस लेजुडली कहा जाता है। ये पत्थर अफगानिस्तान की खदानों से निकलता था और ईरान के रास्ते होते हुए मिस्र के फेराओं के मुकुट तक पहुंचता था। सोचिए, बिना जीपीएस के हजारों किलोमीटर का सफर सिर्फ सितारों को, आसमान के तारों को देखकर रास्ते तय किए जाते थे और इन रास्तों की सुरक्षा ईरान के कबीले कर देते। लेकिन ये सिर्फ माल का व्यापार नहीं था, ये विचारों का भी व्यापार था। जब इंडस वैली मतलब भारत के व्यापारी मेसोपोटामिया के शहरों में पहुंचते थे तो वो अपने साथ सिर्फ मसाले या कपड़े नहीं ले जाते थे, वो ले जाते थे अपनी सोच, अपनी भावनाओं की कहानियां, अपनी वास्तुकला और गणित के फार्मूले। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है, ईरान सिर्फ रास्ता नहीं दे रहा था, वो खुद भी इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। सूसा और एलाम के शहरों में हमें ऐसी मोहरें मिली हैं जो इंडस वैली जैसी दिखती हैं। हमें ऐसी लिखाई मिली है जो सुमेरिया से प्रेरित है। ये दुनिया का पहला मेल्टिंग पॉइंट बन गया था जहां अलग अलग संस्कृतियां मिल रही थी और एक नई ताकतवर पहचान को जन्म दे रही थी। इस व्यापार ने ईरान को बेहिसाब अमीर बना दिया था और ताकतवर भी। राजाओं के खजाने भर गए थे, महलों की दीवारें ऊंची हो गई थी और यही वो वक्त था जब ईरान के लोगों को पहली बार अपनी ताकत का असली एहसास हुआ कि हम सिर्फ पहाड़ों में रहने वाले चरवाहे नहीं, हम दुनिया की धुरी मतलब एक्सेस है। हमारे बिना पूरब का माल पश्चिम नहीं जा सकता है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पैसा, पावर और पहचान। लेकिन इसी पहचान के अंदर एक ऐसा बीज पनप रहा था जो आने वाले 3000 सालों तक मिडिल ईस्ट को एक जलने पर मजबूर कर देगा। एक ऐसा गुरूर जो वक्त के साथ और गहरा होता जाएगा। ईरान को सिर्फ एक देश मत समझिएगा, ये एक आइडिया है, एक ऐसा ख्याल जो 5000 साल पहले पहाड़ों में जन्मा था और आज मॉडर्न मिडिल ईस्ट को हिला रहा है। अगर आप आज की न्यूज देखते हैं तो आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, ईरान खुद को अरबों से अलग मानता है। ये दोनों मुसलमान हैं, पड़ोसी हैं, फिर भी इनके बीच में एक अजीब सी दीवार है। क्यों? क्योंकि वो दीवार आज की नहीं बनी हुई है, वो दीवार बनी है एलाम के जमाने की, जब मेसोपोटामिया मतलब सुमेरियंस अरबों के पूर्वज मैदानों में खेती कर रहे थे। तब ईरान के पहाड़ों में लोग अपनी अलग पहचान कर रहे थे। हम अलग हैं, हम इनसे बेहतर हैं, ये सोच उनके डीएनए में उसी वक्त घुल गई थी, मतलब ईरान के डीएनए में घुल चुकी थी। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े साम्राज्य आए और चले गए, बेबीलोन मिट्टी में मिल गया, मिस्र के फेराओं सिर्फ म्यूजियम में रह गए, लेकिन ईरान, उसने अपनी पहचान को एक जिद्दी बच्चे की तरह पकड़ कर रखा था। उसने हार नहीं मानी। ये वही गुरूर है जिसकी वजह से जब 14000 साल बाद इस्लाम की आंधी आएगी, जैसा हम अपने एपिसोड 5 में देखेंगे, तो ईरान उसे अपना तो लेगा लेकिन कभी अरब नहीं बन पाएगा, अरबी नहीं बन पाएगा। वो अपनी भाषा नहीं छोड़ेगा, वो अपने त्योहार नहीं छोड़ेगा, वो अपनी शायरी, अपनी कला और अपने राजाओं की कहानियों को सीने से लगा कर रखेगा। आज भी जब ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे से लड़ते हैं, जैसा हम एपिसोड 12 में देखेंगे, तो ये लड़ाई सिर्फ सिया और सुन्नी की नहीं है, ये लड़ाई है उस 5000 साल पुरानी पहचान की, उस एलाम और सुमेरिया की टक्कर की, जो आज नए हथियारों और झंडों के साथ में लड़ी जा रही है। सोचिए, एक छोटी सी चिंगारी जो पहाड़ों से सुलगी थी, उसने कैसे पूरी दुनिया की राजनीति को बदल कर रख दिया है। ईरान वो देश है जो अपनी राख से बार बार उठकर खड़ा होता है और हर बार और ज्यादा ताकतवर होकर। लेकिन दोस्तों, इस एडवांस कल्चर में एक चीज की कमी थी। अभी भी ये लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। इन्हें जोड़ने के लिए एक बड़े विजन की जरूरत थी, एक ऐसा आइडिया या फिलॉसफी जो इन सबको एक धागे में पिरो सके, और वो धागा लेकर आने वाले थे आर्यंस। क्या सच में ईरान और भारत का खून एक ही है? क्या हमारे वेद और उनकी अवेस्था में कोई गहरा कनेक्शन है? क्या हम बिछड़े हुए भाई हैं? ये राज खुलेगा अगले एपिसोड में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट को स्वैप करके हाइप करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट एपिसोड का जो वीडियो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और साथ में ही मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।